हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुयान। एजुयान के इस वीडियो सेगमेंट में मैं एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बेहद ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, यह बात है आंसर राइटिंग की। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो ऐसे में आंसर राइटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सिर्फ मेंस एग्ज़ामिनेशन ही नहीं, प्री एग्ज़ामिनेशन से लेकर के इंटरव्यू तक के चरण को हम आंसर राइटिंग के बिना क्लियर नहीं कर सकते हैं। हमें इनको लेकर के चलना होगा। बहुत बारी मेरे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं कि मैं देखता हूँ लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, आंसर राइटिंग करने से बचते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका मन नहीं लगता आंसर राइटिंग करने में। जी हाँ, आंसर राइटिंग एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है जिसको लेकर के आज मैं ये वीडियो मेरा लाना बहुत ज़रूरी था। और उन बच्चों के लिए जो कि आंसर राइटिंग के बारे में चीज़ों को जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और आज मैं ऐसी ऐसी इम्पोर्टेंस इसकी बताऊंगा। अपने ही एक क्वेश्चन के को मैं आपके सामने रख करके कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए कि एक आंसर राइटिंग करने वाला एस्पिरेंट और एक ना करने वाले के बीच में कितना ज्ञान का कितना डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि नंबर हर कोई पा सकता है, रट के भी पा सकता है, पर जो ज्ञान जो आगे चल के आपको काम आएगी आपके लाइफ की जर्नी में हर जगह, तो वो चीज़ आपको आंसर राइटिंग से किस तरीके से सब कुछ चेंज नज़र आती हैं, होती नज़र आएंगी। वो उसका कुछ चीज़ें आपको नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी ये बहुत ही पुरानी आंसर राइटिंग लाया हूँ। ये क्यों लाया हूँ? क्योंकि जब बच्चे शुरू करते हैं तो वो टॉपर्स की या कहीं की नोट्स देख लेते हैं और वो देख लेते हैं, अरे ये तो कैसे लिख रहे हैं और हम कैसे लिख रहे हैं। तो बस मैं उसी लिए लाया हूँ कि आपको मेरी आंसर राइटिंग एक नॉर्मल बच्चे से एक टॉपर टाइप के बच्चे जैसी देखने में लगेगी। मैंने अपने और भी आंसर राइटिंग्स लगाई हैं तो आपको उससे ये चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा कि अरे इनकी भी तो ऐसे थी, अब देखो इनकी कैसे हो गई है ना। तो ये वर्ड आपके मुंह से निकलवाना ही मेरा मेन मोटिव है और आपको मोटिवेट करना भी। देख लो, मैं ये आंसर राइटिंग किया था और ये आंसर राइटिंग शायद मेरी 10वीं या 11वीं आंसर राइटिंग होगी मेरे पूरे जितने मैं 2022 के अप्रैल से तैयारी कर रहा हूँ। तब से अप्रैल 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूँ और उस समय की ये मेरी 10वीं आंसर राइटिंग है। मेरे तैयारी के दौरान की 10वीं बार आई आंसर राइटिंग। बिना डरे मैंने आंसर राइटिंग लिखना शुरू किया। अब इसमें जो चीज़ें मैंने की हैं, कुछ चीज़ें जो शुरू की हैं, ऐसा नहीं है ये 10वीं आंसर राइटिंग है, पर इसमें जो है टीचर्स का भी योगदान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो क्लासेस में जब पढ़ाते थे तो ये आंसर राइटिंग कैसे करनी है इस पे कुछ लेक्चर्स वो डिस्कशन कर चुके थे। मतलब हर लेक्चर के ही बाद में बताते थे कि ऐसे आंसर राइटिंग करनी है बच्चा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे थोड़ा आपको लगेगा, हो सकता है आप करें तो आपका 10वीं आंसर राइटिंग ऐसे ना हो, इससे भी थोड़ी ख़राब हो, तो परेशान नहीं होना है। पर आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। क्या आपको इस आंसर राइटिंग में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बोर्ड की एक कॉपी लिखी गई हो? जैसे हम यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जैसे हम बोर्ड की अपनी कॉपियाँ लिखते हैं, एक लाइन से सब लिखते चले आएँ, ना कहीं पे ये समझ में आ रहा है पैराग्राफ चेंज हुआ है ना कुछ, बस सेम चीज़। तो ये चीज़ होती नज़र आई जब मेरे को ये क्वेश्चन मिला। मान लो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ेगा और इसके सॉल्यूशन पे जिक्र भी करना पड़ेगा, ये वीडियो भी लंबा जाएगा। भारतीय राजनीति में पंथ निरपेक्षता एक मिथक है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अच्छा, तो हमारे सामने जब ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन को मैंने देखा और उस दिन पंथ निरपेक्षता की क्लास चली हुई थी। तो नवाब सर एक टीचर हैं, वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उन्होंने पढ़ाया था। तो उन्होंने इतना पढ़ा दिया था, इतना चीज़ें बता दिया था कि संदर्भ कैसे लेकर के हम चीज़ें चलेंगे, इस बारे में उन्होंने क्लास में बता दिया था कि संदर्भ होते क्या हैं। एक्चुअल में संदर्भ वो होते हैं कि जिस भी एक महत्वपूर्ण शब्द के बारे में आपको क्वेश्चन पढ़ते ही मिल जाए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, इसमें हमको मिला भारतीय राजनीति में पंथ निरपेक्षता एक मिथक है। अब बताओ इसमें इंपॉर्टेंट शब्द आपको तुरंत मिल गया होगा। भारतीय राजनीति तो इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, यहाँ पंथ निरपेक्षता, ऐसे शब्द जहाँ पे पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्रात्मक, ये सब जहाँ पे आएंगे तो आपको जो रेफरेंस देना है वो इन्हीं वर्ड्स को पकड़ के देना है। तो इतना चीज़ें उस वक्त मुझे पता थी तो मैंने उसी पर अपना संदर्भ लिख दिया पूरा।
पंथ निरपेक्षता का प्रारंभिक अर्थ है संपूर्ण संसार एक गांव है। आगे चलकर इसकी एक नई परिभाषा प्रकाश में आई कि धर्म के बिना राजनीति। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में इसे संविधान में जगह मिली। ये जो जानकारी मुझे पता थी कि भाई पंथ निरपेक्षता, जो जैसे ये जो लाइन है कि इसकी नई परिभाषा प्रकाश में आई, तो ये नवाब सर ने बताया था, तो उसको मैंने डाल दिया। और नवाब मतलब क्लास में ही, जब क्लास जाहिर सी बात है चली है, तो उसमें ये आया ही होगा कि किस संविधान संशोधन में ये ऐड होगा। तो मेरे को जो जानकारी थी मैंने पंथ निरपेक्षता की डाल दी, एक गोलू मोलू बच्चे के जैसे। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे आपको कुछ अब मेन बॉडी के टाइम पे पैराग्राफ चेंज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज नहीं किया। ये मेरी 10वीं आंसर राइटिंग थी, ज़्यादा नॉलेज था नहीं, बस इतना था कि यहाँ से चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन पैराग्राफ चेंज करना है ये चीज़ें ध्यान नहीं। ये आंसर राइटिंग में मुझे ध्यान करना ही नहीं है भाई, बस एकदम लिखे चले आए, लाइन से पूरा भरते जाना है। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, पद निरपेक्षता को शब्द को लेकर यूरोपीय भारत के विचार भिन्न है। यूरोप और भारत के विचार भिन्न है। यूरोप में पद निरपेक्षता ये है, क्योंकि सर ने बताया था कि जो दूसरे देश हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो चाहे अमेरिका वगैरह, इन्होंने हर यूरोपीय ये सब चीज़ों इन्होंने ना अलग तरीके से पद निरपेक्षता को अपने में अपनाया। लेकिन जो भारत ने है वो धर्म के साथ राजनीति, वही गांधी जी की बात को लेकर के चलना किया। तो वही ये धर्म के बिना राजनीति एक राजनीति साधन का संचालन भारतीय मान्यता के अनुसार उनका धर्म के बिना था यूरोपियों का, और हमारा धर्म के साथ लेकर चलना था। वही सब चीज़ों को मैंने कंटिन्यू किया। ठीक है, शायद मैं बाद में आंसर राइटिंग करता तो इसमें मैं चीज़ें सुधारने की ट्राई करता कि इसको इतना बड़ा ना ले जाता, इसको मैं शायद इतने में ही सिमटा देता, इतने में बता रहा हूँ, इतने में ही शायद मैं सिमटा देता, लेकिन मैं उतना नॉलेज ना होने की वजह से मैं इसको थोड़ा लंबा लेके गया। अब इसमें देखोगे कि मैंने क्या किया है। अब देखो ये इसमें जो केसेस वगैरह डाल दिए हैं, केसेस क्यों डाले हैं, क्योंकि भाई यही सब केसेस हैं जिनका बेस बन करके हमारा पंथ निरपेक्षता शब्द के बारे में यही केसेस हैं जो पंथ निरपेक्षता से रिलेटेड थे। यही केसेस सर ने क्लास में करवाए थे, तो इन केसेस का मैंने यूज किया, क्योंकि इन्हीं केसेस का यूज करेंगे तभी तो हमारा राजनीति में पंथ निरपेक्षता के बारे में समझ रहे हो। और देखो यहाँ पे अथवा में क्या है, भारतीय राजनीति में एक तरह से और ये क्वेश्चन पूछा था, भारतीय राजनीति में पदनिरपेक्षता शब्द अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? दरअसल पदनिरपेक्षता क्या है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताया है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में शायद मैं अगर बाद में क्वेश्चन लिखा तो यहाँ पे एक में हेडिंग टाइप का छोटा से डालता कि पंथ निरपेक्षता मतलब कि विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता कि विभिन्न प्रकार, शायद यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। दिक्कत यह है कि तब तक मैं लिख रहा था लेकिन मेरे को ये नॉलेज नहीं था पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है। अभी मैं आगे आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लाइन से लिखता आया हूँ, चीज़ें मेरी सारी सही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट्स का सहारा लिया था। ऐसा नहीं था कि सर ने क्लास में पढ़ाया और ये मुझे पूरे याद है, नहीं। जैसा मैंने आपको अपने आंसर राइटिंग पे जो मैंने आपको कुछ समझाया था, तो मैं बता दूं मुझे भी नहीं पता रहती है। जब आप 10वीं आंसर राइटिंग लिख रहे हो आपके पास क्या ही नॉलेज है, तो ऐसे में आपको चीज़ों का सहारा लेना है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था, ये मेरा वो कोशिश का समय था, प्रयास का समय था, जब मैं ट्राई कर रहा था कि मैं चीज़ें समझ पा रहा हूँ या नहीं। तो हमें कहाँ से क्वेश्चन में इस चीज़ का जिक्र करना है कि पंथ निरपेक्षता अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। पहले आप ये अपने आप में कंफर्म हो जाओ, आपने इसको समझ लिया है। क्वेश्चन का सीधे से मतलब है भाई हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता इस चीज़ के लिए लाई गई थी, इस चीज़ के लिए रखी गई है, लेकिन ऐसे क्या चीज़ हुई जिसको हमको देख करके लगा कि पंथ निरपेक्षता आज अपना वो खो रहा है। तो उसी के सर ने क्लास में बता दिया था कि आप इस केस इन सब का जिक्र कर दोगे। ये सब ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पंथ निरपेक्षता फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सब वही सब केसेस हैं। तो ये केसेस अगर आपको नहीं याद हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन, मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपको याद रखना है। जब भी आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात, आपको केसेस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट केसेस आपको पता हो। ठीक है, दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय वही केसेस बनते हैं, तो वो केसेस पता हो। फिर आपके जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स पता हो। ठीक है, आपको अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पता हो। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप आओगे। और हमको अगर ये केसेस मुझे ना पता रहते तो क्या मैं इस आंसर राइटिंग में आगे बढ़ पाता?
यहीं पे मैं रुक जाता, मुझे कुछ ना मिलता, कोई कोई मार्किंग ना में होती। लेकिन मुझे अगर केसेस याद है, जो कि ये केसेस मुझे उस वक़्त नहीं याद थे, लेकिन मुझे ये पता था कि इसमें केसेस डालने हैं, समझ रहे हो? तभी वो केसेस डालूँगा जिनसे क्या कहते हैं, हमको ये लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें हुई हैं अपने देश में, पदनिरपेक्षता लागू होने के बाद भी जब हमने 42वें संविधान संशोधन ने पदनिरपेक्षता को अपनाया, तो उसके बाद हमारे ये केसेस ऐसे हुए जिन्होंने पदनिरपेक्षता को झकझोर के रख दिया। तो अगर हमको ये केसेस नहीं याद रखेंगे तो हम नहीं लिख पाएँगे, लेकिन ये केसेस हमको याद थे तो हमने डाल दिया। और डालना है, ये चीज़ की जो है नॉलेज ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको आंसर राइटिंग लिखने से ही आएगी, ठीक है? अगर मैं आंसर राइटिंग ना लिखता तब क्या होता? सपोज़ ये आंसर राइटिंग सर ने दे दिया और मैं ना करता, तो क्या होता? क्या मैं यह चीज़ मेरे अंदर विकसित हो पाती कि यार यहाँ पे पदनिरपेक्षता की प्रासंगिकता खोने वाले कौन-कौन से केसेस आए हैं? एक लड़का जो आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा? वो इस बारे में जान पाएगा कि यार ये केसेस ऐसे केसेस हैं जिन्होंने पदनिरपेक्षता को झकझोर के रख दिया। पदनिरपेक्षता इनकी वजह से खत्म होती नज़र आने लगी। ये खत्म कर रहे हैं पदनिरपेक्षता को, ये केसेस ने ऐसा शो किया। तो ये कौन समझ पाएगा? जो लड़का आंसर राइटिंग करेगा। और ज़रूरी नहीं है ये याद हो, ये 10वीं आंसर राइटिंग है। इसको आपको यह याद हो जब भी चल जाएगा, ये उस वक्त की है। तो मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग जब की है तो उस हिसाब से मैं बात भी करूँगा, ठीक है? ये आंसर राइटिंग अगर मैं 200वीं आंसर राइटिंग मेरी ये क्वेश्चन पे होती तो ये चीज़ें थोड़ी और अलग नज़र आती, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, ठीक है? अलग नज़र आती और ये केसेस मुझे याद होते। ये केसेस आपको थोड़े किताबी लगेंगे, आपको थोड़े लगेंगे कि हाँ ये कहीं से चीज़ें ली गई हैं। ऐसा नहीं है, कहीं अपने से भी लिखा है, पर चीज़ें कहीं से ली भी गई हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता न लग पाए इसलिए चीज़ें छुपाई भी गई हैं। क्योंकि उस वक्त मैं भी आपके ही जैसे था, अंडर कॉन्फिडेंट, ये सोचता था यार मैं नकल करके कर रहा हूँ और यार ये चीज़ सही नहीं है, मतलब यार सब लोग तो अपने से कर रहे होंगे। दरअसल सब लोग अपने से नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनकी ये 10वीं या 12वीं जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट में सबको ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो आप मेरी स्टार्ट के आंसर राइटिंग देख लीजिए, कैसे हेडिंग डाल डाल लिखा है। ऐसे नहीं लिखना होता है, याद रखिए, ऐसे नहीं लिखना होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी आंसर राइटिंग जो कि थोड़े सुधार के बाद आई। नहीं नहीं, ये आंसर राइटिंग भी उसी वक्त की है, नहीं है, कोई सुधार नहीं है। इस आंसर राइटिंग को भी मैंने इसीलिए डाला है। इसमें भी बोला है हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली, ये हमारे वर्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था। वर्ड हिस्ट्री जो कि प्रीलिम्स में नहीं आता है, मेंस में आएगा। तो आंसर राइटिंग पर ही पूरा वो उसको करना होता है, वर्ड हिस्ट्री को। तो उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया था कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही शत्रु को कमज़ोर कर दिया है यहाँ पे ग्रेनविले ने, ठीक है? तो उस पे ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखिए कैसे लिखा है मैंने, अब आप देख लीजिए, देख रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि ये मुझे याद है, सर ने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया, हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन आया। अब हमने क्या किया, यही ये जो चीज़ें लिखी हैं ना, ये चीज़ें गलत एक भी नहीं लिखी हैं इसमें। बस ये मैंने नहीं लिखी है, मतलब मैंने अपने नॉलेज से नहीं लिखा है, मैंने किताब को देखा है, सर ने जो क्लास में नोट्स बनवाई मैंने उसको देख करके लिखा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मैंने देख के लिखा, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि मैंने ये समझा कि इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना क्या है। बस यही चीज़ अगर आपको पता चल जाए कि आपको लिखना क्या है, आपको अगर यही स्किल डेवलप हो जाए कि लिखना क्या है, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान है। अब क्या होगा, मान लो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें नहीं आती, मैंने देख के लिखी, लेकिन कुछ टाइम बीतेगा जब प्रिपरेशन हमारी और गहरी होती चली जाएगी, तो ये चीज़ें हमें याद भी होने लगेंगी। और जब ये चीज़ें हमें याद होने लगेंगी या फिर हम मेंस के एग्ज़ाम में जाएंगे, तो दरअसल हमें ये पता रहेगा कि इसमें लिखना क्या है और चीज़ें याद भी रहेंगी, तो हम लिख देंगे। लेकिन अगर हमें चीज़ें याद हैं और हमें यही नहीं पता कि इस क्वेश्चन में वो चीज़ पूछ रहा है जो मैंने याद किया है, तो फिर उस याद का क्या फ़ायदा? समझ रहे हो? तो चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए और कहाँ पे यूज करना है इसकी समझ भी। तो ये स्टार्टिंग के फेज में ही आता है, अपने से करते चलेंगे, पहले ही दिन से सुपीरियर नहीं होंगे, पहले ही दिन से हमको कहीं से बस ये अपने अपने कुल मिला के ये जानना है भाई कि मेंस का जो क्वेश्चन है इतना घुमाऊदार होता है कि सीधे बस हमको पहले इसी चीज़ पे अपनी प्रैक्टिस ढेर सारी बढ़ानी है कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसमें भरना क्या है।
बाद में चीज़ें याद होती रहेंगी, बाद में हमारा होता रहेगा। जैसे मेरा बाद में चीज़ें याद हो गई तो मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कौन सा कंटेंट कहाँ से उठाऊँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने डाला है आपके लिए। अब ये है महत्वपूर्ण, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहां मैं आपको बताऊंगा, यही वो क्वेश्चन है जहां मैं आपको बताऊंगा कि एक आंसर राइटिंग करने और ना करने वाले के बीच में कितना बड़ा अंतर आता है। ये है पूरा ब्लास्ट वाला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं जैसे डेली का द हिंदू एनालिसिस होता है, हम भी पढ़े। एक लड़के, मान लो दो बच्चे हैं और दोनों ने द हिंदू की आंसर राइटिंग पढ़ी, मतलब सॉरी द हिंदू की क्लास कर रहे हैं लाइव में बैठ के। क्लास में चाइना और अमेरिका के बारे में कोई आर्टिकल डिस्कस हो रहा है। G7 की कोई मीटिंग हुई है, उस पर चर्चा हो रही है आर्टिकल के अंदर। एक बच्चा है गोलू बच्चा, एक बच्चा है अच्छा बच्चा, मेहनती बच्चा, जो आंसर राइटिंग करने वाला बच्चा, और एक तरफ जो सिर्फ लेक्चर देख लेता है ऐसा बच्चा। जो बच्चा सिर्फ लेक्चर देख लेता है सिर्फ इसलिए कि करंट अफेयर में चल क्या रहा है, वो बच्चा क्या करेगा अब जानो। वो बच्चा बस ये जान लेगा कि चीन और अमेरिका जो कि G7 की बैठक हुई है उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, इस देश में वो इस बार का G7 हुआ है, यहाँ पे आए हैं, और वहाँ पे अमेरिका और चीन के बीच में अमेरिका एक डी रिस्किंग एक पॉलिसी होती है जिस पे क्या कहते हैं अमेरिका जोर देने वाला है। इतना पढ़ लिया गोलू बच्चा एकदम, और दिमाग में गोलू बच्चे ने क्या रखा है अपने कि यार प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि अमेरिका ने हाल ही में G7 में कौन सी नीति पर अपना ज़्यादा जोर डाला। मतलब अपने मन में वो एक क्वेश्चन भी बना लेगा कि भाई मेरा तो प्री हो गया, प्री का क्वेश्चन मिल गया मुझे, मैं यहाँ पे ये कंटेंट इसीलिए देख रहा हूँ, सर जो पढ़ा रहे हैं मैं इसीलिए देख रहा हूँ। ये गोलू बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो आंसर राइटिंग नहीं करता, उसको बस इतने से मतलब है भाई कि मुझको पता चल गया कि करंट अफेयर में चल क्या रहा है। अब देखो दूसरा बच्चा जो मेहनती बच्चा है वो क्या करेगा, इस पे बेस्ड एक आंसर राइटिंग लेगा। एक आंसर राइटिंग क्या लेगा, जो सर ने पढ़ाया। दरअसल बात यहाँ पे रिफरेंस इस चीज़ की ली गई, ये एक न्यूज़ था कि अमेरिका ने जो है जो चीन के साथ उसकी पॉलिसी है विजोखमीकरण उसको हिंदी में बोलते हैं, और डी रिस्किंग जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस पॉलिसी पर अमेरिका ने ज़्यादा जोर दिया है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ थी और उस पर आंसर राइटिंग हमारी क्या बनी कि आखिर क्यों अमेरिका जोर दे रहा है, ये क्यों लगा करके समझाइए करके एक क्वेश्चन बना लिया हमने। ये क्वेश्चन दरअसल सर ने दिया था, तो जो गोलू बच्चा है वो तो सर को इग्नोर मार देगा, वो क्वेश्चन को नहीं करेगा। अब देखो जो बच्चा आंसर राइटिंग करेगा उसको बेनिफिट्स देखो, तुम बस बेनिफिट्स देख करके तुम कहोगे कि अरे यार बाप रे। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे, जब उस सीरियस बच्चे ने क्लास किया, उसने पूरी सर की PDF को अच्छे से पढ़ा, न्यूज़पेपर को उसने खंगाला उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद जाकर के गूगल पे डाला कि विजोखमीकरण या फिर डी रिस्किंग होता क्या है, तो उसके बारे में स्टडी किया। और अब देखो वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, अब स्टडी किया, अब वो आंसर राइटिंग लिखने बैठा है अपनी। लिख क्या रहा है, अमेरिका ने हाल ही में पहले तो रेफरेंस तो वही देगा उसको, क्योंकि वो आंसर राइटिंग करने वाला बच्चा है तो रेफरेंस जान लेगा कि भाई हमको देना क्या है कि भाई जब भी करंट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आए, जब भी करंट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि भाई हमारा जो रेफरेंस होता है वो हमको किस पे देने होता है, करंट अफेयर पर ही देना होता है, संदर्भ हमारा करंट अफेयर से ही रिलेटेड हो। तो वही न्यूज़ हमने डाल दिया, जो सिर्फ गोलू बच्चा याद करके क्लास छोड़ के चला गया, अच्छा बच्चा क्या करेगा उसको अपने संदर्भ में डाल देगा क्वेश्चन के। 250 वर्ड्स का ये है तो इसमें संदर्भ थोड़ा 25 से 30 अक्षर का होता है। तो देखो उसने क्या लिख दिया, हाल ही में अमेरिका ने दर्शाया कि उसका प्राथमिक ध्यान चीन के प्रति अपनी पृथक्करण की नीति जो होती है वो होती है कपलिंग की नीति, डीकपलिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अमेरिका ने अपनी पृथक्करण की नीति से विजोखमीकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब अमेरिका जो है डीकपलिंग के बजाय डी रिस्किंग पॉलिसी की तरफ जा रहा है।
अब देखो कहाँ पर ये डिस्कस हुआ, इसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि हिरोशिमा में हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका का झुकाव इसकी ओर दिखा। ठीक है, तो ये करंट को लेकर के हमने डाल दिया रेफरेंस में। आखिर रेफरेंस कुछ तो होना चाहिए ना जिसके ऊपर हम ये आंसर राइटिंग करेंगे। फिर देखो बच्चे ने क्या किया, अब गया वो रिसर्च किया चीज़ों के बारे में और क्या निकाल के लाया। वर्ष 1979 में जब भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था, अब बताओ 1979 में क्या वो गोलू बच्चे को ये पता है कि भारत और चीन की जो आर्थिक स्थिति थी वो समान थी? क्या भारत चीन की अर्थव्यवस्था समान थी ये गोलू बच्चों को पता चल पाया? नहीं। लेकिन जिसने जाके रिसर्च की उसको एक लाइन मिला कि भाई 1979 में भारत चीन की अर्थव्यवस्था सेम थी। उसी वक्त अमेरिका और चीन अपने अपने फायदे के लिए साथ हुए। क्या गोलू बच्चे को ये पता चला कि अमेरिका चीन उस वक्त साथ हुए फायदे के लिए अपने? नहीं। लेकिन जो आंसर राइटिंग किया उसको ये भी मिल गया। दोनों देशों ने इस राजनीतिक संबंध में चीन को अपार लाभ हुआ। अब देखो जब दोनों देश साथ में हुए अमेरिका चीन, तो जाहिर सी बात है अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ज़्यादा शक्तिशाली के साथ जब कम शक्तिशाली रहेगा तो कम शक्तिशाली वाले का फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली वाले को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कम शक्तिशाली वाले को सीखने को मिलेगा। तो ऐसे करके मैं लिखता चला गया ये आंसर राइटिंग। ठीक है, फिर वही हुआ कि आर्थिक एवं सैन्य शक्ति, तो इसमें कुल मिला के यही बोल रहा है कि चीन ने अमेरिका को चूसना शुरू किया। ठीक है, चीन ने अमेरिका से उसके टेक्नोलॉजी वगैरह को लेना शुरू किया। और फिर एक दिन चीन की स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मिनरल्स थे। अब मैं आंसर राइटिंग पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है, जो बच्चा आंसर राइटिंग कर रहा है उसको क्या क्या नॉलेज हुआ, उसको ये नॉलेज हुआ कि अच्छा मतलब चीन जो है अमेरिका के साथ मिला, फिर अपने आप को मजबूत बनाया, और फिर उसके बाद यही से अमेरिका ने जब देखा कि चीन मजबूत हो रहा है, तो बस अब अमेरिका जो है यही सोचने में लगा है कि इसके साथ जो हमारी पृथक्करण की नीति थी कि भाई, फिर हाँ, फिर इसमें एक बात आती है कि अमेरिका ने तब एक नीति अपनाई। वो नीति कौन सी थी? दूरी बनाने की नीति, पृथक हो जाने की नीति, जिसको डी कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर अमेरिका दूर हो गया। जब अमेरिका दूर हो गया तो ये आंसर राइटिंग करने से जो एक्सपीरियंस आया है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ें उस बच्चे के पास नहीं होंगी जिसने इस क्वेश्चन पे आंसर राइटिंग नहीं किया होगा, लेकिन जिसने किया है वो कैसे, उसके पास क्या नॉलेज होगा, समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ वही नॉलेज उस बच्चे के पास होगा। तो उसके बाद चीन मजबूत हो गया। चीन मजबूत हो गया, अमेरिका ने उसके साथ पृथक्करण की नीति अपना ली कि भाई अब चीन के साथ कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा आया कि जब अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया कि चीन से पूरी तरह अलग हो करके हम विकास नहीं कर सकते अपना ठीक प्रकार से, चीन का सपोर्ट चाहिए होगा। बस गलत चीज़ों में चीन को दूर कर देना है, जिसमें चीन गलती कर हमको नुकसान पहुंचा दे, ऐसी चीज़ों से दूरी बना के चीन के साथ रहूँगा। फिर वो चीन के करीब आता है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप के समय की ही मैं बात करूं, तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने डी रिस्किंग अपनाया था, जोखमीकरण। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये नीति अपनाई कि अमेरिका चीन के साथ रहेगा, लेकिन यही G7 में बोल रहा था, अपने विचार दिखा रहा था कि मैं चीन के साथ रहूँगा, लेकिन चीन जिस चीज़ में मुझे नुकसान पहुँचाएगा उन चीज़ों से मैं सतर्क रहूँगा, उन चीज़ों से दूरी बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल करके सामने आई। इतना नॉलेज, इतना डीप नॉलेज, इतना अच्छी प्यारा सा नॉलेज कि अमेरिका पहले इस पॉलिसी पे था, फिर ऐसे चेंजेस आए, फिर ऐसे के बाद उसने ये पॉलिसी अपनाई और इस राष्ट्रपति का रुझान इस साइड पे था। ठीक है, इस आंसर राइटिंग से कितनी नॉलेज हो गई उस इंसान को जिसने ये आंसर राइटिंग की है। भले उसने रिसर्च करके की, गूगल पे जा करके सर्च कर करके की, लेकिन उसका नॉलेज बढ़ा। लेकिन क्या वो बच्चा जो आंसर राइटिंग नहीं किया उसको ये नॉलेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा और चला गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स के अंदर ही और कहीं डी कपलिंग और डी रिस्किंग पर क्वेश्चन उसके डायरेक्ट फैक्ट के बजाय घुमावदार आ गया, तो ये बच्चा निकल जाएगा जिसने आंसर राइटिंग की है। मान लो उसमें यही क्वेश्चन बोल दे कि ट्रंप के समय में क्या अमेरिका ने मतलब ये ट्रंप की थिंकिंग क्या थी उस पर, या मतलब वो राजनीतिक ना पूछे, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसपे आंसर राइटिंग करने वाला कर ले जाए, या यही पूछ ले भाई कि क्या भारत और चीन की, मैं अगर साइड फाइट की बात, भाई यही एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें कितनी मिली कि भाई भारत और चीन समान अर्थव्यवस्था थी। समझ रहे हो?
तो ये चीज़ है यहाँ पे। और थोड़ा सा ये भी तो होता है, जब हम आंसर राइटिंग करेगा ये बच्चा आगे चल के, तो ये इन सब कंडीशंस के रेफरेंस दे पाएगा और क्वेश्चंस में। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यार आंसर राइटिंग के। और सुनो, ये जब आंसर राइटिंग करेगा तो तरोताज़ा फील करेगा। और क्या वो ये आर्टिकल, ये जो पढ़ा है डी रिस्किंग डी कपलिंग, क्या वो भूल पाएगा? जो फैक्ट वाला बच्चा है वो भूल जाएगा एक दिन, एक दिन वो भूल जाएगा कि मैंने डी कपलिंग डी रिस्किंग भी पढ़ा है। लेकिन ये बच्चा जिसने आंसर राइटिंग की, उसके नसों में घुस जाएगी ये चीज़। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ये शायद ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आप मेरी पहली आंसर राइटिंग देख लिए कैसे किया था। अब ये शायद मेरी आपको 200 300वीं या 400, आपको 300वीं आंसर राइटिंग या 400वीं आंसर राइटिंग ये मेरी देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये 2024 के GS 1 में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनकी आंसर राइटिंग मैंने खुद की हुई है। ठीक है, और आप देख लीजिए मेरी आंसर राइटिंग अब कैसी है। ऐसा उसमें कितने लाइन से लिखते जा रहा था, इसमें देखो पूरा फ्लो चार्ट में है। तो याद रखो, आपकी चाहे नोट्स हो जो आप पढ़ने के लिए बनाते हो या फिर आपकी आंसर राइटिंग हो, कोशिश करिए आप उसको फ्लो चार्ट में ही रखने की। ठीक है, तो अब देखो इस आंसर राइटिंग को जो मैंने रखा है, और ये आंसर राइटिंग इसलिए भी कि यदि आपको फैक्ट्स ना पता हो तो बिना फैक्ट्स के भी आप मतलब थोड़ा बहुत फैक्ट्स पता हो, मतलब बिना ज़्यादा फैक्ट्स पता हुए आप कैसे अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर लिख सकते हो, यहाँ से आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो मैं दरअसल इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठन एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा? जब हम बहुत सारे आंसर राइटिंग मैंने कर लिया, तो ये क्वेश्चन को समझना मेरे लिए बस एक बार पढ़ने के लिए ही था, कि मैंने एक बार पढ़ा और मुझे समझ में आ गया कि भाई इसमें यही बोल रहा है कि अगर हमें विकास करना है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, तो हमें जो हमारे गैर सरकारी संगठन है या फिर निजी क्षेत्र है या सरकार है, इन तीनों को साथ में लेकर चलना होगा। ऐसा बेस्ट मार्ग कौन सा होगा? बेस्ट, सर्वाधिक उपयोगी, मतलब ऐसे कौन से तरीका है? अक्सर हम देखते हैं ना, तीनों के बीच में फाइट होती रहती है किसी न किसी चीज़ को। जैसे सरकार NGO को स्थापित नहीं होने देती है, रिस्क बताती है, फिर वहीं पे निजी सेक्टर सरकार के साथ कोऑपरेट कभी कभी नहीं करते हैं, तो इससे हमारा आर्थिक और सामाजिक वो विषमता फैल जाती है। तो कुल मिला के क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आ गया इसमें बताना क्या है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे रेफरेंस क्या दें, बात आती है, यहाँ रेफरेंस क्या दें? चूंकि मैं 200-300 आंसर राइटिंग कर चुका था, इसलिए मुझे पता था यहाँ पे रेफरेंस में डालना क्या है। भाई रेफरेंस में वही डालना है जिनकी बात कर रहा है वो, कि भाई सामाजिक आर्थिक स्थिति आज सही नहीं है, आज बहुत ज़्यादा उसमें विषमता देखने को मिल रही है। और फिर उसी क्वेश्चन में ही हमको दिया गया है कि तीनों आपस में किस तरह से काम करें। तो वही इसमें देखो, अब देखो संदर्भ कितनी चालाकी के साथ लिखा गया है। नहीं नॉलेज है इसमें, कुछ खास नॉलेज इसमें, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, करंट की चीज़ें टाइप का है, तो इसमें कोई नॉलेज नहीं होता है। इसमें आपका बुद्धि और विवेक और आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो आज भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति प्रगति के दौर से गुजर रही है। अब देखो इसमें ना बहुत ऐसे में ना हम बहुत कॉमन पॉइंट्स को चुनेंगे जिनसे हमारी आंसर राइटिंग को हम फिल करेंगे। क्या तुमको भी पता है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? हम बस उसी की चीज़ के बारे में, आज भारत सामाजिक धार्मिक स्थिति की प्रगति के दौर से गुजर रहा है। हर स्थिति में भारत प्रगति कर ही रहा है। जहाँ सरकार संसाधन रूपरेखा तैयार करती है, पता है हमको कि सरकार का क्या काम है, वहीं पे गैर सरकारी संगठन सहयोग प्रदान करती हैं। अब देखो यहाँ पे इतना लिखने के बाद जब यहाँ पे हम प्रगति के दौर से गुजर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, हमें ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें कोई स्पेशल वर्ड आपको देखने को मिल रहा है? कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, यानी यहाँ पे ये पूरी लाइन ही स्पेशल है, और यही पूरी लाइन ही उठा करके मैंने संदर्भ में रख दी है। तो ये हो गई चालाकी कि भाई आज भारत सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कर रहा है, और ऐसे में जो हमारा NGO है, जो हमारा निजी सेक्टर है, और जो हमारा सरकार है, सरकार को व्यापक ढांचा, ठीक है समझ गए, सरकार खांचा तैयार मतलब वही रूपरेखा तैयार करती है, और हमारा जो
मतलब वही देश के भीतर किसका क्या काम है हमने वही लिख दिया, एनजीओ का क्या काम है और हमारे इनका निवेशकों का क्या काम है वही लिख दिया, और हमारा एक प्रॉपर संदर्भ तैयार हो गया कि भाई अब रेफरेंस हमारा तैयार हो गया है। आगे बढ़े हम। रेफरेंस और मेन बॉडी को कभी ब्रेक मत होने देना, थोड़ा से अटैच ही रहने देना दोनों को। देखो जैसे मैंने इसको खत्म किया, फिर मैंने बोला आज कई सारे सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं। सरकार, गैर सरकारी संगठन एवं निजी क्षेत्र निरंतर विस्तार सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये लाइनें क्या वेस्ट नजर आ रही हैं? तो ये लाइनें मैं आपको बता दूं, ये लाइनें बहुत ही प्यारी लाइनें होती हैं, ये वेस्ट नहीं होती हैं, या फिर ये भी नहीं होती हैं कि ये किसी ने गलत लिख दिया है, इसको एग्जामिनर काट ही नहीं सकता। ये चीज़ें उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए हैं, और आपके क्वेश्चन को आगे कड़ी, जैसे होता नहीं एक कड़ी बीच की टूट जाए तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, तो ये वही कड़ी है जो आपके नीचे जो आप मटेरियल डालोगे, जो आप फैक्ट्स डालोगे, जो आप चीज़ें डालोगे, एक रूपरेखा तैयार हो रही है। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ से दोनों की जिक्र की, और यही क्वेश्चन में ही कई बातों को अभी मैंने घुमा फिरा के अपने लैंग्वेज में किस तरीके से उसको परोस दिया कि सामाजिक आर्थिक मुद्दे विकास से जुड़े हैं हमारे। सरकार को और जो हमारी गैर सरकारी संगठन है और जो निजी क्षेत्र हैं उनको विकास को सुनिश्चित, देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना है, या फिर कार्य करते हैं ये सब। ठीक है, अब देखो इतने के बाद एग्जामिनर को फालतू की चीज़ें अब मत परोसो। 150 वर्ड्स में एग्जामिनर इतना अगर देख लिया कि भाई आपने अभी यही बात कर रहे हो कि सरकार ये मिल के काम करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे, तो अब एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो सकता है अगर आपने आगे इस चीज़ का जिक्र किया। और वो तो ऐसे में क्या होगा, तुरंत आप एक बेहतरीन सी, मैंने डायरेक्ट क्या डाला, एक हेडिंग डाली, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, जाहिर सी बात है जो भी मुद्दे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आएंगे यही मुद्दे की ही तो बात है ना। बस सीधे हमने हेडिंग ही डाल दिया, वही हेडिंग उठा करके यहाँ डाल दिया कि अब देख लो मैं मेन पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ, देख लो चेक करने वाले भैया, अब मैं एकदम टॉपिक पे पहुँच चुका हूँ। और फिर देखो फ्लो चार्ट अपना काम करना शुरू कर दिया। तुरंत हमने बताया हमको सबकी बात करनी है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर यही ढूंढेगा कि देखते हैं ये निजी क्षेत्र की बात किया, देखते हैं सरकार की बात किया, देखते हैं इसने एनजीओ की बात किया, तो वही चीज़ यहाँ पे शुरू हो गया। सबसे पहले हमने निजी क्षेत्र की बात किया कि भाई ये कौशल विकास वगैरह को बढ़ाएंगे, संयुक्त प्रोग्रामिंग, जैसे अब जैसे देखो स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, इसमें एनजीओ भी काम करेगा, निवेशक अपना निवेश भी करेंगे इनको स्वच्छ करने में, और सरकार इनके लिए रोड मैप बनाएगी, ज्ञान साझाकरण होगा, ये सब भी चीज़ें होती हैं। सामुदायिक पहल, एनजीओ समुदाय के साथ सहयोग, एनजीओ क्या करेगी, समुदायों के साथ सहयोग करेगी, तो ये एनजीओ का काम हो जाएगा। फिर देखो सबका काम हुआ, अब देखो इनके सहयोग से हमें मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, हमें सकारात्मक लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। कौन सी, दक्षता बढ़ जाएगी, स्थिरता बढ़ जाएगी, ठीक है, और एनजीओ के द्वारा यहाँ पे हमारे सामुदायिक सहभागिता बढ़ेगी, ठीक है, नवाचार हमारा बढ़ जाएगा निजी क्षेत्र से जब निवेश आएगा तो, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ बेस्ट कब बनती है, इसमें बोल रहे हैं ना सर्वाधिक उपयोगी, कोई चीज़ सर्वाधिक उपयोगी कब हो सकती है, जब उसके लूप होल्स को उसमें से निकाल दें। लूप होल्स को निकालने के लिए लूप होल्स को फाइंड करना जरूरी है। तो बस ये चीज़ दिमाग में आई तो मैंने आंसर राइटिंग में डाल दिया कि आखिर चुनौतियाँ क्या हैं, पहले चुनौतियाँ तो जान लें। तो हमें अक्सर देखने को क्या, हमारा क्या है, एक एफसीआरए एक्ट होता है, एफसीआरए एक्ट जो कहता है वो एनजीओ पर यहाँ पे कड़े नियम लगाता है। तो सीधी सी बात है भाई, जब कड़े नियम लगा देगा एनजीओ के ऊपर तो सरकार की जब जांच का उसको सामना करना पड़ेगा, तो वो अपना उसका सहयोग अपने आप घट जाएगा सरकार के साथ। साथ ही साथ निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य क्या होता है, हमेशा लाभ कमाना, जितना पैसा मिल जाए उतना ही कम है। तो जब निजी क्षेत्र का लाभ कमाना चाहती है तो सरकार के साथ कहाँ सहयोग ठीक से करती नजर आएगी, ठीक है, और इस तरीके से समन्वय और विश्वास की कमी नजर आएगी। तो ये हमारी चुनौती हो गई। अब अगर हम यही चुनौती को निकाल के फेंक देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सर्वाधिक उपयोगी। सर्वाधिक उपयोगी किस प्रकार से, फिर सर्वाधिक उपयोगी, तो बस अंत में निष्कर्ष तो यही निकल रहा है ना भाई। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि पूरा हमने आंसर राइटिंग किया और वहां से हमको ये निष्कर्ष निकल के आया भाई कि हाँ ठीक है, सब लोग समन्वय के साथ काम करेंगे, लेकिन ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को हम निकाल देंगे
और उसके बाद जो है हमारा ये ठीक प्रकार से काम करता नजर आएगा सिस्टम। तो वही कह रहे हैं, अतः सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सरकार को एनजीओ निजी क्षेत्र के बीच में समन्वय को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो ये नकारात्मकता थी उसके बारे में यहाँ बोल दिया कि भाई इसको समन्वय बढ़ाना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हमारा सभी के लिए एक पारदर्शिता होना जरूरी है। ये यहाँ पे थोड़ा सा सल्यूशन भी दे दिया कि इस तरीके से आप चीज़ों को सही कर सकते हो। तो निष्कर्ष में यही आया कि भाई प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को सही करके हम अच्छे तरीके से इसको आगे लेकर के चल सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग आपने देखा कितना ही 150 वर्ड्स का कितना ही प्यारी तरीके से मैंने फ्लो चार्ट के बेसिस पे आंसर राइटिंग लिखा। एग्जामिनर को यहाँ पे जरा भी देखो, एग्जामिनर को सर दर्द ना हो, बहुत कॉपी चेक करनी होती है। तो जब चीज़ों को चेक करनी होती हैं तो उसको प्रॉपर दिखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एग्जामिनर ना पता नहीं ये देखेगा, ये पॉइंट देखेगा, मेनली ये पॉइंट देखेगा। ठीक है, यही दोनों पॉइंट देखता है और लास्ट में आपको निष्कर्ष के नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ को आपको मार्क्स मिलने हैं उसमें। और ऊपर से एग्जामिनर ने जैसे ही देखा, अच्छा मतलब तुमने यहाँ पे ये बोल दिया है, ठीक है, ये रेफरेंस भी अच्छा है तुम्हारा, उसका जब इसको देखेगा कहेगा ओहो ये तो देखो सीधे डायरेक्ट लिख दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से समन्वय के साथ ये चल सकते हैं। फिर वो देखेगा कि क्या ये लूप होल ये सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करेगा, सरकार का चमचा है, या फिर निगेटिव बात। तो फिर ये देखेगा पूरा, अच्छा हाँ यार इसने चुनौती की भी बात की और यहाँ पे चुनौती के सोल्यूशन के साथ आगे क्या चीज़ सोल्यूशन होगा, क्या ये चीज़ों का जिक्र कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा निष्कर्ष। तो ऐसे वो आपको नंबरिंग करेगा। ठीक है, आपने देखा कैसे लेकर के चला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा हिस्ट्री का भी मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए है, सिर्फ इसलिए कि भाई देखो मेरी हिस्ट्री दरअसल देखो ये भी वही है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, मतलब हिस्ट्री में मेरी एंशिएंट वगैरह वाली चीज़ें सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपको बहुत कुछ नॉलेज नहीं है। ये पेपर देते वक्त ऐसा तो था नहीं कि मैं पेपर फर्स्ट जब सोल्यूशन करने बैठा मैं हिस्ट्री पॉलिटी सब पढ़ के बैठा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं। मैं बस क्वेश्चन लिया और करना शुरू किया। तो देखो इतने दिन पढ़ते पढ़ते ये तो पता चल जाता है कि भाई अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। आपको इतने ही प्यार से पेपर के अंदर भी पढ़ना है, क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है और जान लेना है कि लिखना क्या है। इसको देखते ही दिमाग में समझ में आ गया, अच्छा भाई मतलब चोल शासक हमारे धीरे धीरे चल के आगे चल के ख़त्म हो गए। तो इसमें यही बोल रहा है कि भाई चोल शासक भले समाप्त हो गए, लेकिन उन्होंने जो वास्तुकला और कला के क्षेत्र में काम किया था वो चीज़ें हमें आज भी गर्व महसूस करवाती हैं। इस बारे में हमें टिप्पणी करना है क्या ये चीज़ें हैं या फिर नहीं है, ऐसा टाइप की टिप्पणी हमको करना है। तो दिमाग में ये आया कि सबसे पहले हम चोल शासक की बात तो करें कि आखिर चोल शासक, इसमें इंपॉर्टेंट चोल ही शासक हैं। तो चोल शासक यहाँ पे किस शासन काल में थे, किसने सन में थे चोल शासक अस्तित्व में, इसके बारे में जिक्र करना जरूरी है। तो हमने वहीं से रेफरेंस स्टार्ट कर दिया कि हमारा 9वीं से 13वीं शताब्दी में, यहाँ पे 9वीं से 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के भीतर में हमें चोल शासक देखने को मिलते हैं। और उसमें जो है राजा चोल, इनका जब हम चोल वंश पढ़ेंगे तो इन्हीं का नाम हमें सामने ज़्यादा आता है, तो हम जान जाएंगे कि अच्छा ठीक है भाई ये बढ़िया चीज़ है। अब देखो एक और चीज़ आई, जब हम करंट के साथ अपडेट रहेंगे तो हमें ये भी पता रहेगा कि अपना संसद में जो सेनगोल लगा है, मुझे ये चीज़ उस वक्त पता थी कि अपने संसद में जो सेनगोल लगा है वो भी चोल शासक का ही है, चोल शासन काल का ही है, तो हमने वो भी डाल दिया। तो टोटल हमारा ऐसे कुछ संदर्भ बन के आया जिसमें हमने बस क्या जिक्र किया कि चोल हमारे किसने सन में थे, चोल में प्रमुख राजा कौन थे। जब कोई चीज़ कोई इंसान प्रमुख होता है तो वही जो है वहाँ की कला संस्कृति को बचाए रखता है, इसमें उसका योगदान होता है। ठीक है, मैंने ये लिखा, साथ ही साथ मैंने ये एक करंट अफेयर का जिक्र कर दिया कि भाई सेनगोल जो लगा है वो भी चोल शासक का ही है, क्योंकि देख लो भाई कि कितने दिन से संरक्षित है चीज़ें कि आज भी चोल शासक का सेनगोल लगा है। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस डाल दिया। अब देखो इसी को आगे लेकर के मैं क्या चला, अब जो क्वेश्चन में हमको दिया है मैं वही उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे देखो डिक्टो ला करके रख दिया कि हालांकि चोल राजवंश का पतन हो गया जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है,
लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत भारतीय विरासत का एक अंग है। आइए देखते हैं चोल राजवंश के कुछ प्रमुख विशेषता। मैंने कुछ भी अलग बात की है क्वेश्चन से यहाँ पे? नहीं, अपनी क्वेश्चन को ही यहाँ पे मैंने एक तरह से उतारा है, बस अपने शब्दों में, ठीक है। और इसलिए भी कि एग्जामिनर को ये चीज़ पता रहे कि आगे यह बच्चा किसके बारे में बात करने वाला है। बच्चा बात किसके करने वाला है, इस मेन बॉडी इस चीज़ से क्या पता चलता है कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। इसको देखकर यही बात करने पता चल रही है कि मैं करने क्या वाला हूँ कि भाई चोल राजवंश, जो भी चीज़ें चोल राजवंश से रिलेटेड हमारी संस्कृति को गौरवान्वित कर रही हैं, वो आज तक चली आ रही हैं, वो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएँ हैं, ठीक है। तो अब देखो, मैंने सीधे यहाँ पे एक ब्लॉग बनाया। ब्लॉग के अंदर मैंने लिख दिया कला एवं वास्तुकला की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं चोल काल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली और सीधे लिखता गया कि मंदिर के क्षेत्र में क्या थी, तंजावुर और बृहदेश्वर, ये सब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर होती है, जानी मानी। तो हम जब आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो इनके बारे में तो हमको पता होता है। तो चोल के बारे में हमने तुरंत बात कर दिया, और चूंकि वो विश्व धरोहर स्थल में है तो हमने मंदिर में बात, हमको याद ही रहेगा कि भाई चोल के टाइम पे ये बना है, तो हमने मंदिर के क्षेत्र में, तो जिन जिन क्षेत्रों में उनका योगदान है मैंने उनका धीरे धीरे छोटा छोटा जिक्र कर दिया। जैसे द्रविड़ स्थापत्य को वो मतलब कि स्टार्ट उन्होंने किया था, ठीक है। द्रविड़ स्थापत्य जो तंजावुर की बृहदेश्वर मंदिर है उसी बेसिस पे बनी है, ठीक है। साथ ही साथ गंगईकोंड चोलापुरम जो है यहाँ पे, ये भी हमारी मूर्तिकला वास्तुकला के नवाचार को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता थी। फिर कांस्य की जो हमारी ये नटराज की मूर्तियाँ, बताओ ये नटराज की कांस्य की मूर्ति अभी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसमें ये लगती नजर आई थी, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमको पता चल गया। अच्छा, तो चोल मतलब ये मूर्ति हो गई, चाहे वास्तुकला हो गया, चाहे वो मंदिर वगैरह हो, उनकी पूरी वो क्या कहते हैं चोल का योगदान जो है हमने उसमें लिख दिया कि भाई चोल की ये चीज़ें हैं जो कि क्या है, उनकी उपलब्धियां हैं। फिर हमने कहा कि उन्होंने कला का किस रूप में संरक्षण किया, समझ रहे हो, कला का और कैसे संरक्षण किया इन्होंने। ये तो हो गई हमारी कला, मूर्ति कला, वास्तुकला। और कला होती है, कला में ही तो हमारा नृत्य, संगीत ये सब आता है। तो इन्होंने क्या है, कला की सभी रूपों की रक्षा की थी। तो चोल के बारे में फिर लिखा कि नृत्य, संगीत ये सबको प्रोत्साहन दिया। भारत नाट्यम नृत्य की उत्पत्ति इसी काल के मंदिर अनुष्ठानों से है। आध्यात्मिकता एवं कलात्मकता के मध्य संबंध। देखो, अब एक चीज़ बताएं, कला के सभी रूपों की सुरक्षा इन्होंने, अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आएगा यार ये भारतनाट्यम की कौन सी ऐसी सुरक्षा कर दी इन्होंने। तो भाई देखो, इन्होंने भारतनाट्यम को किस चीज़ से जोड़ दिया, थोड़ा समझना। भारतनाट्यम को इन्होंने किस चीज़ से जोड़ा है, मंदिर में अनुष्ठानों से जोड़ दिया है। यानी भारत, जब भी भारत में दक्षिण में मंदिर में अनुष्ठान किए जाएंगे तो भारतनाट्यम नृत्य होगा, और इस तरीके से अनंत काल तक हमारा भारतनाट्यम नृत्य होता आएगा। तो यही तो होती है सुरक्षा, यही तो होती है सुरक्षा। इस तरीके से उन्होंने और कलाओं को सुरक्षा दी, और संगीत चीज़ों को, और हाँ साथ ही साथ इस चीज़ को, जो कला थी उसको अध्यात्म से जोड़ दिया। और आपको पता है अध्यात्म कितने लंबे समय तक जीवित रहने वाला है, तो कला भी उसके साथ साथ निरंतर जीवित रहेगी, ठीक है। फिर क्या है, अब ये भी हमको जिक्र करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या जिक्र करना है कि भाई इस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। तो अभी भी जो वर्ड है ना, इस वजह से हमें ये बताना है कि जो उनकी जो भी छाप थी, जो भी उनके ये साहित्य को उन्होंने संरक्षित किया, और जो भी इन्होंने वास्तुकला इन सबको प्रेरित किया, तो अभी कैसी उनकी, अभी कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बाद के कलाओं पर इनका प्रभाव क्या पड़ा। देखो, उनके लिए एक रेखा चित्र के रूप में, जाहिर सी बात है आगे जो कलाएं आएंगी उनके लिए, मतलब दक्षिण में जो भी कलाएं आएंगी उनके लिए रोड मैप तैयार किया। जैसे विजयनगर शैली जो है उनसे प्रभावित हो गई। एक शैली मुझे पता था कि भाई विजयनगर शैली थोड़ा सा चोल वंश से उसकी कलाएं मैच करती हैं, उसके तो वहाँ से ये प्रेरित है, तो मैंने जिक्र कर दिया। फिर क्या हुआ, ये दक्षिण भारत की इतनी जब फेमस चीज़ थी, तो पूरा ये दक्षिण पूर्वी एशिया तक इनका विस्तृत प्रभाव था। सैनिकों के थ्रू, जो हमारे सैनिक थे, समझ रहे हो, उनके थ्रू वो अफगानिस्तान, अरब साइड भी जा कर के ये चीज़ें नेवी के द्वारा हमारे फैलाई गई हैं, यहाँ की संस्कृतियाँ चोल राजवंश की। तो वो सब भी बात हुआ यहाँ पे। दक्षिण पूर्व एशिया एक विस्तृत प्रभाव, चोल नौसेना ने कंबोडिया, इंडोनेशिया, मतलब इधर मैं अरब बोल दिया, अफगानिस्तान सॉरी, इधर
कंबोडिया वगैरह के साइड में हमारा, ठीक है। इंडोनेशिया जैसे देशों में प्रभावित करते हुए पूरे दक्षिण एशिया में व्यापार सांस्कृतिक विनिमय बढ़ाया। इस समुद्री कौशल ने सीमा पार चोल कला की वास्तुकला को फैलाया। तो हमने भारत से लेकर के पूरा दूसरे देश तक का यहाँ पे जिक्र कर डाला कि किस तरीके से जो चोल काल है उसने, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे फिर नृत्य संगीत हो, इन सब कलाओं को प्रसारित किया और लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए, सतत रूप से ये कलाएं हमारी चलती रहें, इसके लिए इन्होंने काम किया। और इस प्रकार से हमारा, हमने क्या बोला, अतः चोल की कलात्मक एवं स्थापक उपलब्धियां भारत के लिए अत्यधिक गौरव का स्रोत बनी हुई हैं। मंदिर से लेकर के जटिल कांस्य तक उनकी विरासत भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय पहचान में मौजूद है। बताओ इससे अच्छा कोई हमारा रेफरेंस हो सकता है कि लास्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। पूरा जो मैंने आंसर राइटिंग की, इसमें मैंने यही तो जिक्र किया है कि किस तरीके से राजा चोल ने संरक्षण दिया। तो आखिर किस तरीके की चीज़ें थी उस वक्त जो कि चोल काल में थी। तो हमने नटराज की मूर्ति, बृहदेश्वर की मंदिर वगैरह का जिक्र किया, नृत्य में भरतनाट्यम का किया। फिर ये सब चीज़ें थी तो आखिर इनको संरक्षित कैसे किया, तो मैंने बताया इनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया, अनुष्ठानों अध्यात्मों से इनको जोड़ दिया ताकि लंबे समय तक ये चलती रहें, सस्टेन रहें। सैनिकों के माध्यम से, नौसेना के माध्यम से दूसरे देशों में भी अपनी संस्कृति को हमने ट्रांसफ़र किया। इस तरह से अपनी ये संस्कृति विदेशी, मतलब वो वैश्विक स्तर पे भी पहुंच गई, ठीक है। भले वो हमारा मतलब वही साउथ चाइना सी के साइड, वही इंडोनेशिया वगैरह के साइडों पर चीज़ें तो है ना। और लास्ट में इतना प्यारा से रेफरेंस आया कि हमारा, मतलब कितना प्यारा रेफरेंस आया कि इस तरीके से चोल काल में हमारी चीज़ें पॉजिटिव होती चली गई, हमारी संस्कृति फैलती चली गई और चोल काल ने राष्ट्र की वो जो कहते नहीं आभा बढ़ाया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी आंसर राइटिंग में कैसे चेंजेस आए। अगर मैं कुछ ना बोलूँ, इतना खैर मैंने एक्सप्लेन किया चीज़ों को, लेकिन अगर मैं बिना एक्सप्लेन किए मैं चुप रह जाऊँ और मैं कुछ भी ना बोलूँ, ठीक है, और मैं कुछ भी ना बोलूँ अगर, फिर भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको कि देखिए इनकी आंसर राइटिंग ऐसे थी, ऐसे आंसर राइटिंग, ठीक है। इसको इन्होंने कन्वर्ट किया किस में, ऐसे आंसर राइटिंग में, जिसमें पूरा इन्होंने किस तरीके से चेंज किया है। आप जाके देखना टॉपर की 1-2 आंसर राइटिंग, बिल्कुल आपको ऐसी ही छवि देखने को मिलेगी। तो आंसर राइटिंग आप भी करोगे, आपकी ऐसे हो जाएगी। और ये देखिए, ये शायद मेरी 120वीं 30वीं ऐसे कोई आंसर राइटिंग रही हो। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए रखा, ये आपको आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है इसमें मैंने ख़राब लिखा है, देखिए, लेकिन ये भी हमारी स्टार्टिंग की ही थी, उतना ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। ये बस इसलिए मैंने लिखा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ भाई कि आप आंसर राइटिंग करोगे और ना करोगे तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सादे पेज का यूज़ करके आपको कुछ बोलना चाहूँगा। एक सादे पेज का यूज़ करके मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा, देखो आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग करिए, सबसे आगे जाना है तो आशा करता हूँ आपको आंसर राइटिंग की ये वीडियो पसंद आई हो और मैंने दिखा दिया कि अगर आप मेरे जैसे, अगर जैसे मैंने पहली 10वीं आंसर राइटिंग अपनी दिखाई वो हिस्ट्री और उससे रिलेटेड स्टार्ट वाली एकदम, तो अगर आपने उसको देखा और आप मेरी अभी की आंसर राइटिंग जो लास्ट में हिस्ट्री की मैंने वो किया था, चाहे वो चोल वाला हो या फिर उसके पहले जो आंसर राइटिंग थी, उन दोनों को देख के आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आएगा। आंसर राइटिंग करने से सबसे ज़्यादा ये होगा कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो जिस चीज़ की आप आंसर राइटिंग कर लोगे वो चीज़ लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। साथ ही साथ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया, हर एकदम गांठ बांध के रख लो कि केवल 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो आपको सीधे आ जाएंगे यूपीएससी के अंदर। केवल 25 से 30 क्वेश्चन, अगर आप अल्ट्रा मैक्स लेवल टैलेंटेड हो, कम हो तब तो कोई गिनती नहीं है आपकी, लेकिन अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिस पे आप उंगली रख के बोल सकते हो कि ये मैंने लगाया है, ये मेरा सही है।
लेकिन बाकी के 70 के लिए आपको एनालिसिस चाहिए होगी। और याद रखना, बिना आंसर राइटिंग के एनालिसिस स्किल डेवलप नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। आपको ये आंसर राइटिंग करनी होगी। मैंने आपको अंतर दिखा दिया है। अभी भी अगर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बोलिएगा। मैंने आंसर राइटिंग की टिप्स ग्रुप में डाल ही है, साथ ही साथ टेलीग्राम के ग्रुप में, साथ ही साथ आज ये वीडियो भी डाल दे रहा हूँ कि आंसर राइटिंग ऐसे परिवर्तन मैंने आपको वो दिखा दिया, बिफोर आफ्टर। बिफोर में कितना गंदा लिखता था और लेकिन बिफोर जब मैं गंदा लिखता था तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गंदा लिख रहा हूँ। मैंने ये सोचा सिर्फ कि भाई मैं समझ अपनी बना पा रहा हूँ, मेरी पहले एक बार समझ बन जाए। मैं भी डरता था, लेकिन बाद में जब मैं अपनी ही आंसर राइटिंग को गलत करता नज़र आया, अरे मैं ये कैसे, मैं हर बदलते दिन के साथ मैंने अपनी राइटिंग्स में सुधार किया और मैं अभी अच्छा लिख पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि बता देना चाहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, बाय बाय।